हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा कॉमर्स स्ट्रीम चैनल पर DSSB पीजीटी मेल शिफ्ट के हम PYQs कर रहे हैं 2021 के, जिसमें कि आपके ओनली 14 क्वेश्चंस बचे हैं पेपर 2 के। आज इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे इसको। ये है मेरा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। एंड चलते हैं। जहाँ तक कर चुके थे। - 161 से स्टार्ट करना है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 161, व्हाट आर द वेबसाइट दैट एग्रीगेट, ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो एग्रीगेट करती है इंफॉर्मेशन अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर ग्रुप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, एक तो क्या है वेबसाइट है कीवर्ड इसका, और दूसरा क्या है, ये क्या है आपका विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सच प्रोजेक्ट टीम, सच एज प्रोजेक्ट टीम कॉल्ड, ऐसे उसको क्या कहते हैं, ऐसे इसको आप कहते हैं एंटरप्राइज पोर्टल कहते हैं। आपको देखो अटेंडेंस पोर्टल्स होते हैं या फिर लीव पोर्टल होते हैं, अलग अलग पोर्टल्स होते हैं जो विद इन दी एम्प्लॉयज के लिए काम आते हैं, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एजेंट डिफाइन। एजेंट आपका कौन से सेक्शन में डिफाइन होता है? एजेंट के बारे में आपका होता है 182 सेक्शन में आपका डिफाइन है। एंड ये बाकी सेक्शंस के बारे में भी मैं आपको अगला सेक्शन है आपका 192, जिसमें आपको क्या बताया हुआ है 190 192 में आपको बताया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं सब एजेंट के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है 192। एंड नेक्स्ट है आपका 152 आपका बेली से रिलेटेड है, हु नॉट लायबल टू पे फॉर लॉस। मतलब बेली बेलमेंट होता है, कोई आपको कोई चीज रखने के लिए देता है तो उसके रूल्स रेगुलेशन है बेली के। तो बेली को कोई लॉस कहाँ कहाँ नहीं पे करना होता, वो 152 में डिफाइन है। एंड नेक्स्ट है आपका 172 में क्या है, प्लेज से रिलेटेड बातें हैं। प्लेज को डिफाइन करता है, प्लेज की जो दोनों पार्टीज हैं उनको डिफाइन करता है, पाउनर और पाउनी। प्लेज क्या है, जब हम एक तरीके से गिरवी रखना कह सकते हैं, जब हम किसी से कुछ पैसे की मदद लेते हैं और उसके बदले में कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स या कुछ भी गोल्ड या कुछ भी उसको रखने के लिए दे देते हैं कि जब हम आपके मनी रिटर्न करेंगे तो आप जब मनी रिटर्न होगा तो ये भी रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीजें तीनों को डिफाइन करता है सेक्शन 172 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दी हुई है, जो बताया है वो यहाँ पर लिखा है। 163, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लीडर ऑफ लास्ट रिसोर्स वाज स्ट्रेस्ड बाय वॉल्टर वागेट। मतलब वॉल्टर वागेट ने कहा कि जो आपका सेंट्रल बैंक होता है वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है। तो ये कौन से ईयर में कहा? ये ईयर था 1873। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट जो रिसोर्ट है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है, देखिए लास्ट रिसोर्ट ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, टिपिकली अ कंट्री सेंट्रल बैंक ही होता है दैट प्रोवाइड लोन टू द बैंकर और अदर एलिजिबल इंस्टीट्यूशन फेसिंग बैंकिंग डिफिकल्टीज, जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, विद नो अदर लेंडर आर विलिंग टू डू। मतलब कोई और लेंडर उन्हें पैसा नहीं दे रहा है, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन में उनको लास्ट रिसोर्ट आरबीआई पैसे प्रोवाइड करके देता है, फाइनेंशियली उनको हेल्प करता है, तो वो इसलिए उसे कहते हैं आरबीआई को लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 164, द एरर ऑन one side of the ledger are compensated by error of the same amount to the other side of the same, which error is called। पहले तो इसका मैं आपको एरर आंसर बता दूं, ये कंपनसेटिंग एरर है। मतलब लेजर में जब हम लेजर बनाते हैं तो मानिए 1000 की चीज कोई यहाँ पर हमें डालनी थी, लेकिन हम वो भूल गए,
लेकिन आपने क्या करा था, एरर ऑफ द वन साइड लेजर आर कंपनसेटिंग बाय द एरर ऑफ द सेम अमाउंट, मतलब एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, मान लीजिए एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, तो कोई अमाउंट डेबिट की थी, लेकिन क्रेडिट में क्या करा, कोई सेम अमाउंट आपने माइनस कर दी है 1000 सेम अमाउंट की, तो ऐसा कोई इफेक्ट आपके ट्रायल उस पे लेजर पे नहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही जो बाकी जो उसके ऐसे ही कुछ बाकी एरर्स होते हैं, ये बिल्कुल 11th क्लास की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ये 4 टाइप ऑफ एरर होते हैं। आपने पहला तो देखिए कंपनसेटिंग का तो देख लिया, दूसरा है आपका एरर ऑफ कमीशन, जैसे कि ये है एरर ऑफ कमीशन, ये कोई सा भी एरर नहीं होता, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। एंड एक फोर्थ होता है एरर्स ऑफ ओमिशन। फोर्थ क्या होता है आपका, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पार्शियली, मतलब ओमिशन जो करा है आपने पार्शियली करा है थोड़ा, और एक होता है कंप्लीट। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कंपनसेटिंग के बारे में तो आपने पढ़ लिया, एंड एरर ऑफ ओमिशन देख लीजिए, जो एरर ऑफ ओमिशन बताया पार्शियल और कंप्लीट। इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि जो पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन होता है वो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, आपके ट्रायल को जो पार्शियल है वो अफेक्ट करेगा, जो कंप्लीट है वो डू नॉट अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। एंड जो कंपनसेटिंग एरर जिसके बारे में हमने पढ़ा कि ये ट्रायल को अफेक्ट करता है, नहीं करता, डू नॉट अफेक्ट। क्यों क्यों नहीं करता है, क्योंकि कैलकुलेशन में तो कोई गड़बड़ आने वाली ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1000 हमें एक्स्ट्रा रखना था, लेकिन हमने 1000 दूसरी साइड, मतलब दूसरी साइड से उसकी कमी पूरी हो गई है, अच्छा माइनस कराया पर, ठीक है, दूसरी साइड से उसकी कमी पूरी हो गई है, तो वो ट्रायल बैलेंस में कैलकुलेशन में नंबर्स में कोई फर्क या कोई मतलब मिस्टेक नहीं दिखाएगा। अगला है आपका एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, ये तो हाँ, आपका एरर ऑफ कमीशन होता है जब आप कुछ टोटलिंग में गलत कर ले, ठीक है ना, बैलेंस जब आप करते हैं सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस करते हैं तब आप कोई गलती कर ले, ठीक है, रॉन्ग कास्टिंग कर दे, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट कर दे, अमाउंट कम ज्यादा कर दे, तो ये आपके ट्रायल बैलेंस को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल आपका लास्ट क्वेश्चन है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है कि डेबिट की जगह हम क्रेडिट में कर दें कोई चीज को, क्रेडिट या डेबिट में प्रिंसिपल ही आपका मतलब चेंज हो जाए, जो डेबिट क्रेडिट वाले होते हैं, तो ये आपकी उसको ट्रायल बैलेंस को ये अफेक्ट नहीं करेगा, डू नॉट अफेक्ट ट्रायल। ठीक है, इस क्वेश्चन ये आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी में और डिटेल में आप वहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 165 who announced the foreign trade policy in India। foreign trade policies इंडिया में अनाउंस करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। who stipulates the rate of interest in saving bank account। सेविंग बैंक अकाउंट के रेट का कौन डिसाइड करेगा, कंसर्न बैंक करेगा, क्योंकि किसी भी बैंक में मानो एसबीआई है, उसके बैंक में कोई सेविंग अकाउंट है, अब उस पर दिया जाता है थोड़ा सा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, तो एसबीआई ही डिसाइड करेगी, इस ये कोई और इस पे अप्लाई नहीं कर सकता, एसबीआई ही बताएगी, कंसर्न बैंक मतलब। ठीक है, 167 इन इंडिया करेंसी नोट्स आर इशूड बाय, कौन इशू करता है, आरबीआई। सिर्फ 1 रुपए का कॉइन जो होता है वो आपकी गवर्नमेंट करती है। Which one of the following activities, ऐसी activities not come under auxiliary to trade। ट्रेड की आपकी दो टाइप की ट्रेड जो एक्टिविटी होती है आपकी दो टाइप की होती है, एक तो आपकी होती है मेन और बाकी होती हैं ऑक्सिलरीज। ठीक है, अब मेन में क्या आता है, मेन में वो आता है जहां आप फैक्ट्री में बैठ के सामान को बना रहे हैं, वो आपका मेन है। ऑक्सिलरी उससे रिलेटेड सेल में परचेज के लिए प्रमोशन, आप डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो आपकी ऑक्सिलरीज में आएगा, तो इसमें पूछना है ऑक्सिलरी में नहीं आता, वो सेकेंडरी में नहीं आएगा, मतलब सेकेंडरी एक्टिविटी कह सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन नीडेड बाय कस्टमर, मतलब प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, मेन काम नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रिजर्वेशन हो रहा है, तो ये तो आपका ऑक्सिलरी में है। कन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश गुड इनटू फिनिश। अब देखिए फिनिश गुड्स में इसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, तो ये आपका ऑक्सिलरी में नहीं आएगा और यही आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये तो मेन काम मेन ऑपरेशंस हो रहे हैं।
ठीक है। अब और देख लीजिए, मूवमेंट ऑफ दोज गुड्स दैट आर नॉट कंज्यूम्ड एट द सेम प्लेस दे आर प्रोड्यूस्ड टू बी द प्लेस वेयर दे आर डिमांड, मतलब जहां डिमांड है वहां पहुंचाना, मूवमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये ऑक्सिलरी है। बैंक प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ क्रेडिट टू द पब्लिक, ये भी ऑक्सिलरी है, ठीक है। an individual who acquire required qualification or skill or training for the particular employment is called, क्वालिफिकेशन है, स्किल है और ट्रेनिंग भी है, ये आपका जाएगा प्रोफेशन में। जैसे आपके हो गए सीए, डॉक्टर, लॉयर, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन 171। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस मिसिंग है, आपने पुरानी वीडियोस में भी अगर देखा होगा, ध्यान करा होगा, कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है, तो वो ड्रॉप हुए क्वेश्चंस हैं, जिसको मैंने यहाँ पर लिया नहीं, उसमें कुछ मिस्टेक थी ऑप्शंस वगैरह में, तो वो उसको मैंने लिया नहीं है। अगला क्वेश्चन, ऐसी एक्टिविटीज बतानी है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो। तो देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी होती क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसके बदले हम पैसा अर्न कर रहे हैं और अपने घर चलाने के लिए, मतलब हमें पैसे चाहिए होते हैं, तो ऐसे काम कर रहे हैं पैसे कमाने वाले। देखिए सेलिंग ग्रोसरीज, ऑफ कोर्स से प्रॉफिट अर्न होगा, अपने आप अपना काम लेंगे। टीचिंग इन इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है, यहाँ प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। गिफ्ट अ हाउस द फैमिली, यहाँ पर आपका कोई प्रॉफिट, कोई सैलरी नहीं छिपी। डोनेशन ऑफ गुड्स इन एन ओल्ड हाउस, यहाँ भी आपका कोई प्रॉफिट सैलरी नहीं है, तो आपका सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, ठीक है, जो सी पॉइंट में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 172, द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हिच टाइप ऑफ इंडस्ट्री, नर्सरी, फिश कल्चर एंड पोल्ट्री फार्म्स। ये किस टाइप की इंडस्ट्री, आपकी दो टाइप की इंडस्ट्री होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया है आपको जेनेटिक से है, तो जेनेटिक में आप ध्यान सकते हैं GEN से जनरेशन ध्यान से रख सकते हैं। जैसे कि नर्सरी में प्लांट्स होते हैं, तो एक प्लांट से और प्लांट्स और जनरेशन, फिश की और जनरेशन आ रही है। GEN से आप जनरेशन। एक्सट्रैक्टिव क्या होता है, जो गोल्ड निकालना, आयरन निकालना मिट्टी से खोद के या कुछ वैसा, ठीक है। दो टाइप की एक्टिविटी आपको ये एनसीईआरटी में मिलेंगी, इसके बारे में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ 2019 विच कंट्री लीड द वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में लीड कर रही थी, वो थी चाइना। लेकिन मैंने इसको स्किप करने का सोच रही थी इस क्वेश्चन को, लेकिन मैंने फिर गूगल किया तो देखा कि अभी कौन कर रहा है, तो अभी भी चाइना ही है, तो फिर मैंने सोचा इसे रख लेना चाहिए क्वेश्चन को। 174, the person who conceives the business idea, bring the organization into existence and carry on the business activity। ये सब कौन कर रहा है, ये सारे कीवर्ड्स, आइडिया भी उसे ही आया था, ऑर्गेनाइज भी उसने किया है, एक्टिविटी भी वो करके कर रहा है और रिस्क भी बियर कर रहा है, तो ये होता है आपका एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ सोल ट्रेडरशिप। नॉट पूछा है। दूसरा, सोल ट्रेडरशिप। सोल क्या होता है, एक सिंगल व्यक्ति होता है जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं, जिसका सारा प्रॉफिट होता है, डिसीजन मेकिंग उसकी फास्ट होती है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए वन मैन ओनरशिप है, ये तो है। नो सेपरेट एंटिटी ऑफ बिजनेस विद इट्स ओनर, हाँ, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, आप ओनर के नाम से ही ओनर एंड बिजनेस को एक ही मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोल है, क्योंकि और ओनर सिर्फ एक ही है, ज्यादा ओनर नहीं है, तो एक ही मान सकते हैं। ट्रू। नो पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी क्लेम टू पे आउट द डेथ ऑफ द फर्म, ये वाला है आपका गलत, यही हो जाएगा आपका ट्रू आंसर। इसमें क्या होता है, अगर आपने सोल प्रोप्राइटर में एक ही ओनर है, अब लॉस हुआ है अगर फर्म को, तो कौन फिल करेगा, कोई और है क्या फिल करने के लिए, यही ओनर फिल करेगा। अगर इसके प्रॉफिट से बाहर बात जा रही है तो इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक पे बात जा सकती है, ये ट्रू है। ऑल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आर एंजॉय बाय द ओनर, ये अभी बताया, सारा प्रॉफिट उसका होगा, तो लोन भी लायबिलिटी भी उसी की होंगी। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 टू form a partnership firm, there should be at least 2 persons and maximum कितने पर्सन होने चाहिए, maximum 50। next question, the voluntary association of person who are not financially stable come together to overcome the disability arise due to inadequate financial resources are called। देखिए कुछ पर्सन्स हैं जिन्हें फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, टुगेदर आ रहे हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कुछ ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कुछ प्रीमियम की तरह अपना मंथली या जो भी है कुछ
मंथली कुछ इकट्ठा करते रहते हैं और जब किसी को जरूरत होती है उसे लोन के रूप में देते हैं और जो प्रॉफिट अर्न करते हैं आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 178, सिक्योरिटीज एक्सचेंज। सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में कहा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मैक्सिमम या मैक्सिमम। तो क्या कहा है, मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ कहा है या मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में कहा है। तो पहली बात तो यही आज आपको गलत हो गया, उन्होंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में कहा है कि कंपनी का जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो 90% होगा मिनिमम, नहीं होगा अदरवाइज, नहीं होगा अगर तो क्या होगा, 90% से कम होगा तो जो जहां से वो पैसे आए हैं उनको रिटर्न करने होंगे। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। बिजनेस के बारे में है, देखिए सारे पॉइंट्स बिजनेस के बारे में है। बिजनेस की डेफिनेशन एक तरीके से, बिजनेस इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैरिड विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्न इन टर्म ऑफ मनी। मनी के फॉर्म में कुछ आए एक्सचेंज करने से, जो भी हम सर्विसेज गुड्स अपना बेच रहे हैं तो कुछ मनी आए, तो ये ट्रू लग रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैरिड इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी। चैरिटी के लिए तो बिजनेस नहीं होता है। ऑफ गुड्स कैरिड with the intention of returning the money as well as goods, मतलब कुछ भी मिल जाए तो वो तो एक्सचेंज हुआ, वाटर एक्सचेंज में भी होता था ये। बिजनेस इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैरीड विद द इंटेंशन ऑफ डोमेस्टिक फुलफिलमेंट। नो, उन्हें चाहिए प्रॉफिट मनी के फॉर्म में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर फॉल्स है ये बतानी है। वर्किंग कैपिटल इज एन एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। मतलब आपका वर्किंग कैपिटल जो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है, ये ट्रू है। आइडियल रेशियो ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट रेशियो 2:1 होता है, ये भी ट्रू है। एक्टिविटी इशू एंड टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो शायद नहीं आएगा, एक्टिविटी रेशियोज और आपका टर्नओवर रेशियो सेम होता है, सही बात है। डेट इक्विटी रेशियो आपका मेजर करेगा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अब बताइए, डेट आप शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, इक्विटी क्या शॉर्ट टर्म के लिए होता है, दोनों लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म कैसे लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा। तो यही आपका फॉल्स है और यही हो जाएगा आपका आंसर। What does the term commerce means? Commerce क्या है? It is concerned with the exchange of goods and services in turn of money। और जो भी बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी वही है। 182, it is the term which includes testing and measurement। देखिए क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, टेस्टिंग भी है, मेजरमेंट भी है, क्वालिटेटिव है, मेजरमेंट तो क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन भी है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा इवेल्युएशन। अगर बीएड किया हुआ है आपने तो उसमें आपको पता होगा इवेल्युएशन मेजरमेंट पूरे पूरे बड़े बड़े टॉपिक पढ़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 183, which is not one of the various dimension of कॉमर्स एजुकेशन। देखिए इस क्वेश्चन आपको आप ऑड वन आउट से भी कर सकते हैं। आपका देखिए ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन जो कि आपका एलपीजी है 1991 में जो आया था, तो इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में तो कोई बात नहीं हुई थी, तो इसको हम ऑड वन आउट भी कर सकते हैं। 184, which is not the part of commerce education। कॉमर्स एजुकेशन का पार्ट नहीं है। अप्लाइंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल इन बिजनेस कॉमर्स का पार्ट है। स्टडी अबाउट करंट एंड फ्यूचर मार्केट सिचुएशन, मार्केट के बारे में कॉमर्स का पार्ट है। लर्न अबाउट पॉलिटिकल स्किल ये वाला आपका कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, ऑफकोर्स ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। डेवलप स्किल टू फेस द बिजनेस सिचुएशन, स्किल्स डेवलप कर रहे हैं जो बिजनेस की अलग अलग सिचुएशंस को फेस कर सके, तो ये तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन उन्होंने पूछा है नॉट द पार्ट, तो ये आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 185, हु सेज दिस। टीचिंग इज अ प्रोग्रेसिव ऑक्यूपेशन एंड टीचर मस्ट एवर बी अ स्टूडेंट, क्योंकि टीचर भी तो हमेशा सीखता ही रहता है ना कुछ नया। विनिंग की स्टेटमेंट है। कॉमर्स एजुकेशन डील विद द स्टडी ऑफ, कॉमर्स किससे डील करते हैं, ट्रेड से, हिस्ट्री से, साइंस से या डोमेस्टिक। अभी इस सब में देखे साइंस तो नहीं है, डोमेस्टिक भी नहीं है, हिस्ट्री कभी थोड़ा बहुत किसी चीज के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन वैसे डायरेक्टली तो सिर्फ ट्रेड को ही, ट्रेड के लिए तो हम कॉमर्स सीखते हैं, व्यापार के लिए भी जनरल एंट्री सीख रहे हैं क्योंकि हमें ट्रेड में काम आएगी, कॉस्टिंग सीख रहे हैं क्योंकि ट्रेड में बिजनेस करेंगे तो काम आएगा। 188, a commerce teacher
शुड हैव, कॉमर्स टीचर के पास क्या होना चाहिए? अभी हम पीजीटी का देख रहे हैं ना, तो पीजीटी के हिसाब से क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है ना, पोस्ट ग्रेजुएट। तो मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए। कॉमर्स में ये साइंस का है, पॉलिटिकल का है, इकोनॉमिक्स का है, कॉमर्स का होना चाहिए। 189, अ क्लासरूम प्रोसीजर शुड नॉट बी एम्फेसाइज्ड ऑन, ध्यान नहीं देना चाहिए क्लासरूम को, किस एम्फेसाइज या किसको? इनफॉर्मल एनवायरनमेंट को। हाँ, इनफॉर्मल एनवायरनमेंट पर नहीं होना चाहिए, तो यही इसका ट्रू आंसर हो सकता है। आगे देखिए, क्लियर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी तो होने चाहिए, एम्फेसाइज करना चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। प्रॉपर्टी सिलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल मटेरियल, इंस्टीट्यूशन के मटेरियल पर भी एम्फेसाइज करना चाहिए। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, बच्चे क्वेश्चन जो करते हैं उसकी भी उनको स्किल देनी चाहिए कि आप बीच में क्वेश्चन पूछें, ठीक है। तो आपका सिर्फ यही एक बचता है जो कि इनफॉर्मल एनवायरनमेंट है यहाँ पर, जिसको आप या तो मिनिमम एम्फेसाइज करेंगे या एम्फेसाइज नहीं करेंगे। The effective means of teaching commerce in the modern age, कोई भी टीचिंग किसी भी सब्जेक्ट के बारे में इसको अगर पूछता तो आंसर एक ही होगा आपका, ऑडियो विजुअल एड्स। अभी मॉडर्न एज के हिसाब से क्या करना है? ऑडियो विजुअल यूज करना है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 191, what is commerce club? Commerce club आपका क्या है? Commerce club, it is a place where students unite and tend to open in their issues and learn about under the guidance of adult teacher। यही एकदम एक्यूरेट इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। कॉमर्स क्लब ये होता है, ठीक है ना, एक एडल्ट टीचर के गाइडेंस में आप लर्न करें और अपने स्टूडेंट्स सारे इकट्ठे होंगे और अपने इश्यूज को डिस्कस करेंगे। 192 is where students practice their theoretical knowledge gained in the classroom by different activities। जो कहाँ पर जाएंगे ये काम करने के लिए? वो जाएंगे अपनी कॉमर्स लैब में, क्योंकि कॉमर्स के सब्जेक्ट का पेपर है पीजीटी, तो कॉमर्स से रिलेटेड आपको देखना है, कॉमर्स लैब। अ कॉमर्स प्रोफेशनल कैन होल्ड द जॉब एज, कॉमर्स से पढ़े हुए लोग और क्या प्रोफेशन, अभी तो हम पीजीटी की बात करें, लेकिन और क्या प्रोफेशन वो चूज कर सकते हैं? देखिए, लीगल एडवाइजर हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लीगल एस्पेक्ट पढ़ते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, नहीं, फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं। लीगल के लिए लॉयर होगा, लॉयर की आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, लीगल एस्पेक्ट हम बहुत इतना नहीं पढ़ते, थोड़ा एक पार्ट पढ़ते हैं जो आपकी बिजनेस वगैरह से रिलेटेड करनी चाहिए होता है। पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं, मैकेनिकल नहीं, फाइनेंशियल एडवाइजर आप हो सकते हैं। कहाँ से फाइनेंस आना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब हम सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लो कॉस्ट टीचिंग एड यूज्ड इन कॉमर्स? मतलब अगर हम चाहें कि हमारा बजट कम है और हम लो कॉस्ट टीचिंग एड चाहते हैं, तो हम किसे चूज करेंगे? लाइब्रेरी को, लैब को, ग्राफिक एड्स को, या कॉमर्स क्लब को? अब देखिए, लाइब्रेरी हो, लैब हो, क्लब हो, यहाँ पर एरिया भी चाहिए, सीट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आपका बस आ गया ग्राफिक एड्स, जो आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, वो सबसे चीप होगा। इन डिस्प्ले whose photos and study material are not displayed in commerce lab, कॉमर्स लैब अगर है तो वहां पर किसके फोटो एंड नहीं होना चाहिए? बिजनेस आइकन्स हो सकते हैं, फिल्म सेलिब्रिटीज ये नहीं होंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस एंड ट्रेड पीरियडिकल्स ये हो सकते हैं। Who is the father of management? Father of management हेनरी फेयर, इन्होंने ही आपके 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट। Which of the following is not the product of learning? Not the product of learning. Learning हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? फिजिकल स्ट्रक्चर, नॉलेज, स्किल या मैच्योरेशन? मैच्योरेशन परिपक्वता हिंदी वाला, तो फिजिकल स्ट्रक्चर तो नहीं मिलने वाला। नॉलेज मिल सकती है, स्किल मिल सकती है, मैच्योरेशन आ सकता है, हमारी समझ बढ़ सकती है, लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर का लर्निंग से कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और हमसे पूछा भी यही है कि जिसका कोई मतलब नहीं है। टू इवेलुएट द कॉमर्स स्टूडेंट्स क्वालिटी, विच ऑफ द टेक्निक इज यूज? क्या यूज करेंगे आप? यूज करेंगे रेटिंग स्केल्स। रेटिंग स्केल्स इसके लिए यूज करा जाता है क्योंकि इसमें आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों चीजें होती हैं। डिटेल्ड फीडबैक इसमें
आती है तो आप ऐसी चीज यूज करेंगे बच्चों के लिए, ठीक है। एसएस डाइवर्स क्वालिटीज भी है, डाइवर्स क्वालिटीज को भी एसेस करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इस पूरे पेपर का 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। एंड अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैं इस पूरे पीडीएफ की आंसर्स लगा के आज ही अपने ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी। आप वहां से, आप यूजीसी के स्टूडेंट हैं या आप कॉमर्स पीजीटी के स्टूडेंट हैं, आपका क्या काम है कि इसको आपको पूरे को रीड करना है। ये क्वेश्चंस दोनों के लिए हेल्पफुल है, इसे भी कर लेते हैं। चलिए, which method of teaching for a commerce teacher is useful for teaching practical subject like public relation and communication। इन सब चीजों को पढ़ते हैं तो कौन से मेथड ऑफ टीचिंग यूज करना है, आपको करना है प्रोजेक्ट मेथड यूज। लेक्चर तो वैसे भी नेगेटिव में ही जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। तो प्रोजेक्ट में आप कोई टॉपिक देंगे, उसे डिस्कस करेंगे, नई नई न्यूज उसके बारे में लाएंगे, तो ये सब चीजें से वो सीखेंगे, ठीक है। अभी देखिए हमारा ये पूरा हो गया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हमने ये मेल शिफ्ट वाला किया था, ये मेल शिफ्ट है जो हम कर रहे थे। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपका फीमेल शिफ्ट, फीमेल शिफ्ट है ना, अगला पेपर आपका वो करेंगे 2021 का। फिर यूपी पीजीटी भी हम सुनने में आ रहा है कि जून में होगा, तो मैं सोच रही हूँ कि यूपी पीजीटी के भी पेपर्स, यूपी पीजीटी या यूपी टीजीटी के भी कुछ क्वेश्चंस या पेपर्स हम जरूर करेंगे। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फायदा ही होगा। ये क्वेश्चंस जो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।